So good morning dear students. Today we are going to start a new topic which is of English and yesterday before जो भी lectures हैं I have taken sentences and conversion of sentences in before lectures. First of all I would like to welcome you all in Shri Ram Academy and today we are going to start a new topic in English grammar. सबसे पहले क्या करना है पुराने जो lectures हैं regarding sentence या जो भी उसके types हैं वो चीज़ आप लोग देख लें एंड टेंस जो है वो हम बता रहे हैं आज के लेक्चर में, तो वो सेंटेंस फ्रेमिंग में हेल्पफुल होंगे और उसके साथ साथ में आई एम आल्सो गोइंग टू टेल यू ऑल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन बिटवीन. ठीक है, बीच बीच में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बताऊंगी कि कैसे अपन सेंटेंस को फ्रेम करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस है क्या. राइट, टेंस है क्या. तो हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज टेंस या फिर व्हाट आर टेंस. चलिए बताइए व्हाट इज टेंस सही है या व्हाट आर टेंस सही है. व्हाट इज टेंस सही है क्योंकि काल होता है हिंदी में, कालो नहीं होता है ना. हमने हिंदी में सुना है कि काल होते हैं वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल. ठीक है, भले वो तीन होते हैं लेकिन उसको हम सिंगुलर ही बोलेंगे. तो वो टेंस है. अब टेंसेस में आप देखेंगे कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहले कितने टाइप्स, 3 टाइप्स. यू ऑल आर क्वाइट फेमिलियर अबाउट इट बिकॉज ये हम KG1 नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं. हम लोग को सबसे पहले वो टेंस की फॉर्मेलिटी पढ़ाई जाती है. ओके, the first one is present tense. Make this flow chart in your rough copy or notebook, whatever you have. Second one is past tense. Second one is past tense and third one is future tense. कितने हो गए? 3. अब हम बात करते हैं कि ये 3 तो हैं लेकिन इनके साथ साथ में हर एक इंडिविजुअल का 4 पार्ट होता है. यानी हर एक इंडिविजुअल के पास 4 पार्ट है. यानी 4 1 4 4 2 8 4 3 12. तो हमारे ये जो 4 पार्ट हैं उनको लर्न भी करने का बड़ा सिंपल सा एक तरीका है. हाँ, देखो कैसे करेंगे. चलिए अब देखिए कैसे करेंगे. तो सबसे पहले करेंगे हम सिंपल which is also called as indefinite. क्या कहलाता है? indefinite tense. ठीक है, कैसे? प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक, पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर का है तो फ्यूचर इंडेफिनिट. मतलब कि इनके जो नाम है समहाउ सिमिलर होंगे, बस उनका स्टार्टिंग का थोड़ा सा टर्म जो है वो चेंज होगा. ठीक है, चलिए तो ये हमने लिख लिया. ओके, सो सबसे पहले हमने कहा सिंपल हो गया, इंडेफिनिट हो गया. इधर भी सिंपल और इसी को कहते हैं इंडेफिनिट. ठीक है, वही चीज है. फिर फ्यूचर में भी सिंपल हो गया, फिर इंडेफिनिट हो गया. ओके, इंडेफिनिट हो गया. अब हम देखेंगे कि इसको अपन एक सेटलमेंट है जो मैं बता रही हूँ कि प्रेजेंट के साथ हम लोग ऐसे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. लेकिन जब सिंपल को अपन बोलेंगे तो अपन ऐसे होते हैं सिंपल प्रेजेंट. यानी बाकी सब में तो अपन प्रेजेंट आगे लगाएंगे, बस जब सिंपल बोलते हैं तब हम लोग क्या करते हैं सिंपल के बाद हम लोग लगा देते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी. ठीक है, तो अब आगे का जो हमारा नेक्स्ट क्या है, कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हुआ? कॉन्टिन्यूस का मतलब हुआ काम अभी चालू है. फिर हम आते हैं परफेक्ट में, यानी काम, एक्शन
एकदम आसानी से। SCP2, S हो गया सिंपल, C से हो गया कॉन्टिन्यूअस, P से परफेक्ट, P से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों को कंबाइन कर दिया तो चौथा वाला बन गया। तो SCP2, ओके, दिस इज अ वे टू लर्न इट। ये लर्न हो गया। अब हमको ये मालूम है कि प्रेजेंट का तो ऐसा बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट में पहुंचे तो सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। गॉट इट? इजंट देयर एनी डाउट? चलिए, अब हमने ये टेंस पढ़ा, अब हमको समझना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जब हम बात करते हैं सेंटेंस की कि सेंटेंस हमें फ्रेम करना है, तो सेंटेंस में हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कौन से टेंस का है? ठीक है, आप देखिए जो दूसरी बात है वो क्या है कि whenever you have sentence you will have subject plus verb plus object. So simply जो हमने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अब हमको पढ़ना है, वो कैसे होगा? देखिए, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सेंटेंस में होगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि वर्ब तो होगी लेकिन दो तरीके की वर्ब हो सकती है। किसी में हमें किन्हीं सेंटेंसेस में एक मिलेगी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मिलेगी मेन वर्ब। परफेक्ट। अब मेन वर्ब मिलेगी और हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। जरूरी नहीं है कि सब जगह हमको हेल्पिंग वर्ब मिले, ठीक है, ऐसा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि कई बार आपको मेन वर्ब में कुछ एडिशनल एस मिल जाता है, जैसे कि ये रहा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एस लगा हुआ है। हमको ये समझ में आ गया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है, तो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, आ गया समझ में? तो हम इसी तरीके से लेंगे। तो अब हमको दो चीज याद रखनी है कि सेंटेंस का जो रूल बुक बना है, कोई भी टेंस का जो रूल बुक बना है वो दो बेसिस पे बना है। एक तो है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। अब आज हम जो है वो बताएंगे आप लोगों को प्रेजेंट का और पास्ट का और फ्यूचर का इंडेफिनिट फॉर्म है वो बताएंगे सबसे पहले। ठीक है, अब पहले ये समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से कि जो सेंटेंस है वो दो टेंस जो है वो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे किसी भी सेंटेंस का? दो तरीके से, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब हमको पता चल जाएगी किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, तब हम समझ जाएंगे कि ये कौन से टेंस को बिलोंग करता है। ओके, चलिए, with the help of this video I will be teaching you about simple indefinite, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने अभी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बात की थी कि हमें तीन चीजें चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और उन तीनों में भी जो वर्ब है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इससे हम पहचानेंगे कि वो टेंस कौन से टेंस का है सेंटेंस। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर भी मैं रूल में भी सिर्फ दो चीजें लिखूंगी। ये जो HV है ये हेल्पिंग वर्ब है, MV इज अ मेन वर्ब। ओके, तो ये दो चीजें ही बस मैं लिखूंगी एंड आई होप दैट इससे समझ में आ जाएगा। नहीं आता तो इधर पे रूल भी लिख लूंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, हाँ, सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि अब सेंटेंस, जैसे देखिए हमें पता था कि सेंटेंस आने के लिए अब टेंस आना चाहिए। अब टेंस आने के लिए एक और चीज आनी चाहिए कि वर्ब तो होती है लेकिन वर्ब की
6 मार्क्स से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो समझिएगा बात को। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो डू डज का यूज तो होता है, लेकिन डू डज का यूज होता है सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। समझ गए? कल हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ा, उसमें हमने देखा था तो डू डज का यूज जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो वो होगा सिर्फ इंट्रोगेटिव में एंड नेगेटिव में। अब जब हम बात करें तो फिर अफर्मेटिव में क्या होगा? अब जब डू डज यूज होगा, डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ठीक। लेकिन इन अफर्मेटिव सेंटेंस, there will be s and es along with main verb की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे भी लग सकते हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस s या es। आया समझ में? मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस s या es। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि शी, चलो यहाँ पर ही कर देते हैं, आई ऑलवेज टेक शी एज एन एग्जाम्पल। तो मैंने कह दिया शी, चलिए यहाँ पे एक अच्छा सा नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दीपक, ओके, दीपक स्टडीज हार्ड, ये मैंने लिखा। ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है? अफर्मेटिव है, ठीक है। अफर्मेटिव में हमारा रूल क्या था? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो सबके साथ रहेगा, लेकिन मेन हमको जो फोकस करना है वो किसमें करना है? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पर हमने देखा कि अफर्मेटिव में क्या हमारा रूल कहता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो स्टडी हो गया, उसके साथ हमने एस लगाया, स्टडीज कर दिया। अब हम कहेंगे चलो इसको हम लोग नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो नेगेटिव में हमारा रूल क्या कहता है? देखिए ऊपर लिखा हुआ है दीपक डू डज रहेगा। डू डज का भी एक फंडा है। व्हाट इज दैट फंडा? दैट डू इज ऑलवेज यूज्ड विद आई एंड प्लूरल एंड डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डज विल बी विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ओके। हां, तो ये हमें बिल्कुल आसानी से पता चल गया कि दीपक सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दीपक डज और फिर लिख देंगे नॉट। स्टडी का स्टडी ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा डू डज के साथ, तो स्टडी, और ये बन गया हार्ड। तो बहुत सिंपल सा था ये। आया समझ में? ऐसे हम अरेंज करते हैं। तो सिंपली जब भी आपको वर्ब के साथ एस या एस लिख रहा है, ठीक है ना, सिंगुलर के साथ, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो और आपको एस या एस वर्ब में दिख रहा है, तो सिंपली समझ जाओ कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब हम इसमें आते हैं तो मेन वर्ब, ठीक है, इसमें डिड रहता है और इसमें मेन वर्ब क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। जब यहाँ पर भी थोड़ा सा
मगर वो विल शैल जो है वो कैसे यूज होगा, तो सिंपली विल का यूज हम करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, हम विल का यूज यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, एज एन हेल्पिंग वर्ब। तो विल का हम यूज करेंगे सीधे सिंगुलर के साथ में, और शैल का यूज हम करेंगे प्लूरल के साथ में। और यहाँ पर आई और सिंगुलर के साथ लेकिन होता है, ये चीज याद रखना, यही एक एक्सेप्शन है जहाँ पे आई विल होता है, आई शैल भी होता है ऐसा नहीं है, लेकिन आई विल होगा, जहाँ पे शैल होगा मैं बताऊंगी दूसरा केस जो है। तो आई विल और ये सिंगुलर के साथ में, ठीक है, शैल का यूज प्लूरल के साथ में। गॉट इट? तो ये तीन थे जो हमने आज पढ़े। फिर उसके बाद हम आएंगे अब नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस। So now we are going to learn about continuous of present, past and future। तो ये चार्ट की हेल्प से हम लोग अब आगे फिर से इसको देखते हैं। इसमें भी आपको दो चीजें याद रखनी है, which is helping verb and main verb, helping verb and main verb, helping verb and main। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी? प्रेजेंट की जब हम बात करेंगे तो सिंपल सा याद रखिए इज, एम, आर। पास्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखिए वॉज, वर। फिर इसमें हम बात कर रहे हैं तो विल, शैल, बी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि इस का यूज किसके साथ होगा, एम का यूज किसके साथ होगा, आर का यूज किसके साथ होगा। वैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, प्राइमरी सेक्शन में काफी चीजें पढ़ाई जाती है, मगर ये रिवीजन एक चाहिए। तो इस जो है, इस का यूज होगा सिंगुलर के साथ, ठीक है, इस जो है वो सिंगुलर के साथ, इस विल बी यूज विद सिंगुलर। अब हम बात करते हैं एम का यूज, तो एम विल बी यूज विद प्लूरल्स, एम विल बी यूज विद आई, ठीक है, और आर विल बी यूज विद प्लूरल्स। आया समझ में? आर का यूज प्लूरल के साथ, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो यानी बहुत सारे लोग हो, सिंपली दे है, बॉयज है, स्टूडेंट्स है, गर्ल्स है, क्राउडिंग गर्ल्स है, तो ये ऐसे लगा हुआ है, तो ये प्लूरल है, तो इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, आर का। फिर हम बात करते हैं आई के साथ एम का यूज, आई एम डूइंग, आई एम गोइंग, और इस जो है वो सिंगुलर के साथ जैसे ही, शी, इट और एनी नेम, ठीक है। चलिए अब इसमें अपन देखें तो वॉज वर्ब का भी यही है, वॉज विल बी यूज विद सिंगुलर, वर विल बी यूज विद प्लूरल, एंड विल शैल का जो है वो भी मैंने बताया, विल विद सिंगुलर एंड आई, और शैल विल बी विद प्लूरल। चलिए अब आगे देखिए कि मेन वर्ब का क्या होगा। इन सब में आपको बस एक ही चीज याद रखना है, तो आईएनजी फॉर्म। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती नहीं है वैसे, लेकिन बहुत जगह पे बताया जाता है, इसलिए ताकि याद रहे आप लोगों को। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हमको यहाँ पर ये याद रखना है कि जब कॉन्टिन्यूअस की बात है तो कॉन्टिन्यूअस मीन्स काम चल रहा है, और आईएनजी का मतलब काम चल रहा है, दोनों का काम चल रहा है, मतलब कि नाम का मतलब सेम है, मीनिंग सेम है। तो हमको कॉन्टिन्यूअस कहीं पर भी आता है तो ये याद रखना है कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब हमको ये दिमाग में आता है कि आईएनजी तो ऐड करना है, लेकिन आईएनजी किसके साथ में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको क्या ऐड कर देना है, आईएनजी, तो हमारा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का बनेगा। अब सपोज इफ वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जांपल्स। तो जैसे मैंने कह दिया आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये अगर मैंने कह दिया